बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में एक्चुअली होता है कि जब भी हमारे पास कोई वेस्कुलराइज टिश्यू को ट्रॉमा होता है, कोई डैमेज होता है, तो जो हमारे पास सर्कुलेशन से हमारे पास जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे WBCs होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब आके इनका काम ये होता है कि इन्होंने रिमूव करना होता है ऑफेंडिंग एजेंट को। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं रिमूव, ये पूरा प्रोसेस है और अभी इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ेंगे। अब बेसिकली इन्फ्लेमेशन के ना कैसे होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ना कि जो हमारे पास होस्ट सेल्स होंगे ना या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज़ प्रेजेंट है जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जो बॉडी के लिए इंजूरियस है। ठीक है, सबसे पहले हो जाती है रिकग्नाइशन। ठीक है, ऑफेंडिंग एजेंट को रिकग्नाइज करते हैं। कौन रिकग्नाइज करता है? होस्ट सेल रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब होता ही है कि रिकग्नाइज कर दिया, अब उन्होंने इसको रिमूव भी तो करना है। रिमूव करने के लिए वो क्या करेंगे कि जो हमारे पास सर्कुलेशन में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट हैं, वो सर्कुलेशन से आएंगी, उस जगह पे आएंगी जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट प्रेजेंट है। ठीक हो गया, अब वहाँ तक तो आ गई। अब आगे उन लोगों ने क्या करना है, आगे उन्हें होना है एक्टिवेट। जब ल्यूकोसाइट्स और प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे कि वो जो हमारे पास ऑफेंडिंग एजेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, ऑफेंडिंग एजेंट एलिमिनेट हो गया, अब क्या करना है? अब इसको कंट्रोल भी तो करना है ना, इसको ख़त्म भी तो करना है ना। तो ये सारा चीज़ें कैसे होंगी ये हम अगले प्रोसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट इसमें हमने ये 5 स्टेप्स, ये पूरे चैप्टर का जो हमारे पास निचोड़ है ना, वो इन 5 स्टेप्स में, हम पूरे चैप्टर में आगे यही 5 स्टेप्स की डिटेल पढ़ेंगे कि ये सब होता कैसे है। तो अब हमारे पास इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स होती है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। आप सबको पता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि हमारे पास मेनली फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन की एक्सुडेशन होती है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेनली होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूट्रोफिल्स में एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोसाइट्स जो प्रीडोमिनेंट होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और जो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें हमारे पास मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं ज़रा सा। अच्छा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि या तो वो इसमें हमारे पास खुद हो सकती है, डायरेक्टली इन डिनोवो हो सकती है, मतलब डायरेक्टली स्टार्ट ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हो, या फिर ये होता है कि पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस कर जाती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, अब हम करते हैं इसके स्टेप्स, डिफरेंसेस। अब जो हमारे पास, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट होता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और क्रॉनिक में क्या होता है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। अब जो हमारे पास ऑनसेट होता है, ये भी हमें पता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट मीन्स एक्यूट तो फास्ट ऑनसेट होगा, कुछ मिनट्स और कुछ घंटों के। क्रॉनिक में काफ़ी टाइम लगेगा। टिश्यू इंजरी और फाइब्रोसिस की बात करो तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कोई इतनी खास टिश्यू इंजरी नहीं होती है, क्योंकि कम टाइम के लिए होता है ना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बड़े अरसे तक चलता है, तो फिर वो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं और जो हमारे पास सेल्स वगैरह होते हैं, वो जो हमारे पास फॉरेन बॉडी है ना, उसको रिमूव तो कर देते हैं, लेकिन साथ जो इर्द गिर्द के नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उनको भी डैमेज करने लगते हैं। ठीक है, तो टिश्यू इंजरी क्योंकि वो काफ़ी अरसे तक पड़े रहते हैं ना, एक्यूट में तो वो आए काम किया चले गए बस ख़त्म। क्रॉनिक में बड़े अरसे तक, बड़े लंबे अरसे तक ये काम हो रहा होता है, तो इस वजह से वो साथ जो हमारे पास नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए टिश्यू इंजरी ज़्यादा किस में होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होती है। अब लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट्स को देखो तो वो भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में प्रोमिनेंट होते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। ये सब बातें बस जनरल से देख लेनी है। और अगली जो चीज़ है हमारे पास इंपॉर्टेंट, उसमें ये वाला टॉपिक करना है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब होता क्या क्या है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है, हम एक्सटर्नली देख के क्या क्या पता चलता है कि इधर इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, उसमें आ जाती है हमारे पास 5 चीज़ें, साइंस जो होते हैं इन्फ्लेमेशन के। सबसे पहले होता है हीट को कहते हैं कैलर। अब हीट के सारे आगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो गया, वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा वहाँ पे हीट हो जाएगी, और फिर रेडनेस होगी, वही ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो रेडनेस हो जाएगी। स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को ट्यूमर कहते हैं। पेन होता है, और ऑब्वियसली पेन के मीडिएटर्स भी आते हैं, पेन भी कराते हैं। और लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियोलेटा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि ये सब किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कुछ बाज़ औक़ात तो हमारे पास ये होता है ना, हमने क्या किया कि इन्फ्लेमेशन कुछ सिचुएशंस में हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, कुछ सिचुएशंस में हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, फ़ायदेमंद ऐसे हुई है कि भाई कोई इन्फेक्शन हुआ, हमें इन्फ्लेमेशन हुई, उसने वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको रिमूव किया, बॉडी ठीक हो गई, काम चल गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्फ्लेमेशन इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देती है, और फिर हमारे पास ढेर सारे नुकसान होते हैं। और इसकी वजह से जो बीमारियाँ जो हमारे पास मेनली डिजीज़ हैं, ये जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं, ये देख लेनी है कि क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एथेरोस्क्लेरोसिस में, लंग फाइब्रोसिस में, हाइपर सेंसिटिविटी में, इन सब में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अंडरलाई होता है।
एंड देन फिर हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं जो इन्फ्लामेटरी नहीं होती हैं डिजीज़। ये सारी तो हमें पता है ना कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, बट वहाँ पे भी हमारे पास इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि अल्जीमर डिजीज़। ये होती तो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, बट यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। इसी तरह से हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ होती तो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बट यहाँ पे भी हमारे पास इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। और सिमिलरली कैंसर में भी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। इस पेज से जस्ट हमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये कर लेना है आपने, और इसमें ये देखना है कि ये एमसीक्यू वगैरह के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डिजीज़ में कौन इन्फ्लामेशन होती है और नहीं होती है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अब हम आगे जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।